जय हिंद। मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिस तरह आप लोग जान रहे हैं कि जैसा हम लोग का सेशन चल रहा है, 1 डे 1 चैप्टर, वो भी बायोलॉजी के ज्ञान बिंदु के बायोलॉजी के फुल नोट डिटेल्स हम लोग वो भी सब्जेक्टिव फॉर्मेट के रूप में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से बारीकी से चैप्टर नंबर 1 कोशिका से देखते हुए आइए। शुरू करने से पहले बता दें कि यदि आप करंट अफेयर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा RSR करंट अफेयर्स चैनल है, जिसमें आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स चुन के लाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो अप्रॉक्स 5 से 6 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बता दें कि ये शुरू करने से पहले बता दें कि ये हमारा बिहार का वीडियो, ठीक है, अप्रोक्स ये 40 से 41 मिनट का ये वीडियो होगा। ठीक है, इसमें आपको पढ़ाई नहीं है, इसमें आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया गया। आप 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपके बिहार दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से याद रखना है, किस प्रकार से हमको याद करना है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अप्रोक्स अगर बिहार के आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, अगर 10 प्रश्न आएगा, ठीक है, तो 10 में से आप 7 से 8 प्रश्न करने के आप हकदार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम से RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं किसी भी वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए। चलिए तो बता दें कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 1 डे 1 चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिए क्योंकि आप 100 में से आप वैसे विद्यार्थी होंगे जो 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा क्योंकि शुरू तो सब करते हैं लेकिन अंत नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे बायोमोलेक्यूल्स कंपाउंडेंट ऑफ फूड, यानी कि जैव अणु और भोजन के अवयव। तो जीवित तंत्र में पाए जाने वाले समस्त अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जिसे वसा भी कहते हैं, विटामिन जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु जीवित प्राणी के शरीर के निर्माण तथा उनकी वृद्धि एवं पोषण के लिए उत्तरदायी है। जैव अणु कार्बनिक पदार्थ है जिन्हें हम अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पौधा में ये क्षमता है कि वह अपने लिए जैव अणु का निर्माण स्वयं कर सकता है। प्रमुख जैव अणु का विवरण इस प्रकार है। तो अब जैव अणु सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना यौगिक है जिसका समान सूत्र होता है CxH2OY होता है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2.1 होता है। वर्तमान में कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुए हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा अतिरिक्त तत्व भी होते हैं और उनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। अतः कार्बोहाइड्रेट की नवीनतम परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH एवं एक कीटोन ग्रुप होता है अथवा एल्डिहाइड जिसे CHO ग्रुप होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति यौगिक है जो मुख्यतः पौधे में पाए जाते हैं। प्रकृति कार्बोहाइड्रेट जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र तथा आवास को पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड, एलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में। अब हम लोग मोनोसेक्राइड
एक एक करके सभी को देखेंगे। मोनोसैकेराइड, यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 से 7 होती है। यह प्रमुख मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरेलिडिहाइड, ठीक है, जिसे C3H6O3 और इरिथ्रोज यानी कि CH8 और OH, राइबोज C5H12 और O5, ग्लूकोज C6H12O6 और प्रक्टोज C6H12 और O6 और गैल्टोज C6H12O6, मोनोहेप्टुलोज C7H40 और O7। तो ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रखता है ये फार्मूला, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, प्रक्टोज का क्या होगा C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए या इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अणु प्राप्त होता है। जल अपघटन द्वारा प्राप्त मोनोसैकेराइड अणु की संख्या के आधार पर यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला होगा डाइसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड कार्बन के अणु होते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। सुक्रोज को कैन शुगर, ठीक है, कैन शुगर, माल्टोज को माल्ट शुगर तथा लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे टेरासैकेराइड, इस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करने पर 3 मोनोसैकेराइड की अणु प्राप्त होता है, जैसे रेफिनोज का सूत्र क्या होता है C80, H32 और O16। रेफिनोज कपास की रुई में पाया जाता है। रेफिनोज कहाँ पाया जाता है? कपास की रुई में पाया जाता है और इसका जल अपघटन करने पर गैलेक्टोज, फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अब हम लोग पॉलीसैकेराइड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? पॉलीसैकेराइड, ये कई मोनोऑक्साइड अणु के संयोजन से पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनाता है। पॉलीसैकेराइड को जटिल कार्बोहाइड्रेट या उच्च अनुभार वाले कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट न तो स्वाद में मीठे होते हैं और न ही जल में घुलते हैं। मोनोसैकेराइड तथा ओलिगोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं। प्रमुख पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, तो एक सेलुलोज, यह पौधे के कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज यही है, ठीक है। अब क्या है? ग्लाइकोजेन, यह जंतु के शरीर में अतिरिक्त भोजन के रूप में संचित रहता है। यह जल में घुलनशील होता है, ठीक है। अब है स्टार्च, यह सभी प्रकार के अनाजों, गेहूं, मक्का तथा आलू में पाया जाता है। अगला है हेपेरिन, यह संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिकाओं में पाया जाता है तथा यह रुधिर को जमने से रोकता है। अगला है काइटिन, यह कीटों का बाह्य कंकाल का निर्णय करता है। अब हम लोग जंतु के बारे में थोड़ा देख लें। जंतु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं सो देखेंगे। तो श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने में मुख्य रूप कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। यह शरीर के टूट फूट तथा मरम्मत करने में ये सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट। यह ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर यकृत में संचित रहता है। इसके अलावा ये पेशीय ग्लाइकोजेन के रूप में पेशीय में संचित रहता है। यह वसा में भी रूपांतरित हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो भी हम लोग पढ़े अभी
पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग यानी कि कार्बोहाइड्रेट के 3 मुख्य घटक था उसके बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। अभी हम लोग ऊपर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ें, अब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन ग्रीक भाषा में प्रोटीन उस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च महत्तम। प्रोटीन का नामकरण मुल्डर ने किया था। कौन किया था? मुल्डर ने किया था। प्रोटीन उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बना होता है। इसके अलावे प्रोटीन में सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन तथा धातु में आयरन, कॉपर, जिंक तथा मैग्नीज पाए जा सकते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल जिस बंधन से जुड़े रहते हैं उसे पेप्टाइड बंधन भी कहते हैं। प्रोटीन का जब आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो पेप्टाइड प्राप्त होता है तथा पूर्ण जल अपघटन होने पर एमिनो अम्ल बनता है। गुणों के आधार पर 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है संयोगी प्रोटीन और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन किसे कहते हैं? यह प्रोटीन केवल एमिनो अम्ल के ही बने होते हैं। प्रमुख सरल प्रोटीन निम्न है। तो सरल प्रोटीन कौन कौन है वो हम लोग देख लेंगे। तो सरल प्रोटीन में सबसे नंबर 1 पे आता है ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोबुलिन। यह प्रोटीन जंतु तथा पौधा दोनों में पाया जाता है। अंडपित्त अंडा के पीले भाग में यह प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन जल में घुलनशील परंतु अम्ल में घुलनशील होता है। ठीक है, यानी कि जल में अघुलनशील, यानी कि जल में घुलनशील नहीं है लेकिन अम्ल में घुलनशील होता है। हिस्टोन यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन में अथवा थाइमस ग्रंथि में पाया जाता है। यह प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। एल्ब्यूमिन यह प्रोटीन अंडे के उजले भाग में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन ये याद रखेंगे। ठीक है, यह अंडे के उजले भाग में पाया जाता है। उसकी थोड़ी सी मात्रा दूध में भी पाया जाता है, एकदम थोड़ी सी मात्रा एल्ब्यूमिन। अब क्या है? प्रोटामिन यह प्रोटीन साल्मन तथा हेरिंग मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हम लोग प्रोटीन का एक भाग जो कंप्लीट किए वो सरल प्रोटीन। अब हम लोग प्रोटीन का दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे, युग्मन प्रोटीन। युग्मन प्रोटीन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अतिरिक्त अन्य तत्व के अणु भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जो प्रमुख युग्मन प्रोटीन होगा क्रोमोप्रोटीन। इस प्रोटीन में एमिनो अम्ल में अतिरिक्त Fe, Cu, Mg और Co के अणु उपस्थित रहते हैं। यह प्रोटीन रक्त में हीमोग्लोबिन तथा नेत्र के रेटिना में पाए जाते हैं। कौन? क्रोमोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन यह एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA अणु का बना प्रोटीन है जो मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन। अब है ग्लाइकोप्रोटीन यह कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्ल का बना प्रोटीन है। ठीक है, जो लार में पाए जाने वाला म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। अब है दूसरा फास्फोप्रोटीन। क्या है? फास्फोप्रोटीन। इस प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अतिरिक्त फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है जो दूध में पाए जाने वाला कैसीन प्रोटीन का एक फास्फोप्रोटीन है। अब हम लोग प्रोटीन का तीसरा भाग कंप्लीट करेंगे, युग्मित प्रोटीन। साधारण तथा युग्मित प्रोटीन का जल अपघटन करने पर जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसे हम लोग व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीअंश और पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीओस आदि व्युत्पन्न प्रोटीन है। आणविक संरचना की आकृति अणु के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, रेशेदार प्रोटीन और गोलीय प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन, इस प्रोटीन में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मजबूत आंतरिक बल द्वारा
जुड़कर रिश्तेदार संरचना में रहती है। ये जल में अविलय होते हैं। बाल, त्वचा, ऊन में पाए जाने वाला केराटिन तथा मांसपेशियों में पाए जाने वाला मायोसिन रिश्तेदार प्रोटीन होता है। ठीक है, अब गोलीय प्रोटीन क्या है? इस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड अणु गोलाकार संरचना से जुड़े रहते हैं। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन गोलीय प्रोटीन के उदाहरण है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन ये गोलीय प्रोटीन के उदाहरण है। अब हम लोग एमिनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड के बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। तो एमिनो अम्ल वे पदार्थ हैं जिससे एमिनो ग्रुप यानी कि -NH2 तथा कार्बोक्सिल ग्रुप -COOH उपस्थित रहता है। प्रोटीन बनाने की मूल इकाई एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल के अणु आपस में संयोजित होकर पॉलीपेप्टाइड बनाता है। पॉलीपेप्टाइड के अणु संयोजित होकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने में न्यूनतम 20 एमिनो अम्ल भाग लेता है। ये एमिनो अम्ल पौधे खुद तैयार कर सकते हैं, परंतु जंतु में कुछ एमिनो अम्ल तैयार हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। ठीक है, प्रोटीन बनाने में न्यूनतम कितना एमिनो अम्ल भाग लेता है? 20। लेकिन 20 में से ये एमिनो अम्ल खुद पौधा तैयार कर सकता है, पौधा तैयार कर सकता है, लेकिन जंतु तैयार नहीं कर सकता है। जंतु में जैसे हम लोग, ठीक है, लेकिन कुछ एमिनो अम्ल तैयार हो सकता है लेकिन सभी नहीं। ठीक है, तो एमिनो अम्ल को दो भागों में बांटा गया, एक आवश्यक एमिनो अम्ल और एक है अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक एमिनो अम्ल में क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो ये वे एमिनो अम्ल है जो जंतु की कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित नहीं हो सकता, अतः भोजन के माध्यम से इसे लेना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 10। क्या है? 10। कौन कौन? वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन और मिथियोनिन और लाइसिन और आर्जिनिन और हिस्टिडीन। आवश्यक एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल वे हैं जो जंतु के कोशिकाओं में संश्लेषित हो सकते हैं। इस प्रकार के एमिनो अम्ल मुख्यतः यकृत के बने होते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या 10 है। आवश्यक एमिनो अम्ल की आवश्यक नहीं, अनावश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 10। जो ग्लाइसिन हो जाएगा, एलिलीन हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा, सीरीन हो जाएगा, प्रोलीन हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल प्लूरीन हो जाएगा और सिस्टीन हो जाएगा, सिस्टाइन है और एसेपाइटिक एसिड और ग्लूटानिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोटीन के स्रोत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन के स्रोत में क्या हो जाएगा? पादप स्रोत क्या होगा? मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग आदि। जंतु स्रोत क्या है? दूध, पनीर, मछली, मांस और अंडा। जंतु स्रोत से प्राप्त प्रोटीन में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं जंतु के द्वारा। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन स्रोत है जिसमें भी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो जो कहते हैं ना, जो ये क्या कहते हैं, मीट मछली नहीं खाएगा तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। मिलेगा भाई साहब, आपको सोयाबीन से प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन मानव शरीर की समान क्रिया विधि एवं विधि हेतु जरूरी होते हैं। कोशिका जीव द्रव बनाने के लिए टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा को भी उत्पन्न कर सकता है। प्रोटीन जंतु के शरीर में हार्मोन तथा एंजाइम बनाने हेतु भी जरूरी है। अब प्रोटीन का विकृतीकरण देखेंगे। प्रोटीन का विकृतीकरण
ताप, दाब, पीएच परिवर्तन या अन्य किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण जब प्रोटीन की संरचना बिखर जाती है और प्रोटीन की सक्रियता समाप्त हो जाती है तो इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिए, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिए, और लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड के अंतर्गत वसा, फैट्स, तेल, घी जैसे यौगिक आते हैं। लिपिड भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, परंतु दोनों में इन तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है। लिपिड या वसा ग्लिसरॉल तथा फैटी अम्ल से मिलकर बना होता है। इसका समान सूत्र CH3, CH2N और COOH है। लिपिड को 3 भागों में बांटा गया, एक साधारण लिपिड, एक संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। जिस प्रकार हम लोग ऊपर प्रोटीन को 3 भागों में बांटे हैं उसी प्रकार से अब एक एक करके पढ़ेंगे कि सभी प्रकार के लिपिड जल में अघुलनशील है तथा कार्बनिक विलायक में घुलनशील है। जिस प्रकार हम लोग ऊपर प्रोटीन के बारे में पढ़े हैं कि सभी प्रकार के लिपिड जो है जल में अघुलनशील है लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। साधारण लिपिड, साधारण लिपिड फैटी अम्ल तथा एल्कोहल का एस्टर है। वसा, तेल तथा मोम साधारण लिपिड है और कमरे के ताप पर जो लिपिड ठोस होते हैं वह वसा फैट्स कहलाते हैं एवं जो कमरे के ताप पर तरल होते हैं उसे तेल ऑयल भी कहा जाता है। वसा या तेल की विशेषता उसमें उपस्थित फैटी अम्ल पर निर्भर करता है। फैटी अम्ल के आधार पर 2 प्रकार के वसा होते हैं, एक संतृप्त वसा, वह संतृप्त वसा अम्ल द्वारा बना होता है। संतृप्त वसा अम्ल के सभी C परमाणु हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त रहते हैं तथा कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। ठीक है, प्रमुख संतृप्त वसा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यही दरोगा के जो एग्जाम हुआ है ये संभवतः अप्रोक्स याद नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ब्यूटरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो यह मक्खन में पाया जाता है। कैप्लिक अम्ल कब किसमें पाया जाता है, यह नारियल के तेल या तार के तेल में पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि ब्यूटरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये मक्खन में पाया जाता है। उसके बाद पैलीमेटिक अम्ल, पैलीमेटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, यह तार के पेड़ तथा जंतु से प्राप्त किया जाता है। और एराकिडिक अम्ल यह मटर के तेल में पाया जाता है। असंतृप्त वसा, यह वसा असंतृप्त वसा अम्ल से बना होता है। इस वसा अम्ल के सभी C परमाणु हाइड्रोजन तथा संतृप्त नहीं रहते। असंतृप्त वसा ही तेल और यह कमरे के ताप पर भी तरल रहता है। प्रमुख असंतृप्त वसा पॉल्मीटोलेइक अम्ल, दूध तथा सरडाइन में यह पाया जाता है। ठीक है, उलेइक अम्ल यह जैतून के तेल में पाया जाता है। उलेइक अम्ल, यूरुसिक अम्ल यह सरसों के तेल में पाया जाता है। किसमें, सरसों के तेल में। उलेइक अम्ल किसमें, जैतून के तेल में। और पाल्मिटोइलिक अम्ल किसमें, तो दूध तथा सरडाइन में यह पाया जाता है। और यूरुसिक अम्ल यह सरसों के तेल में पाया जाता है। अधिकांश जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त वसा होता है तथा पौधा से प्राप्त असंतृप्त वसा। भोजन में असंतृप्त वसा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब हम लोग संयुक्त लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, संयुक्त लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। यह लिपिड में फैटी अम्ल तथा एल्कोहल के अतिरिक्त फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या प्रोटीन में पाए जा सकते हैं। प्रमुख संयुक्त लिपिड है फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन। व्युत्पन्न लिपिड क्या है, यह वसा साधारण तथा संयुक्त वसा के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जंतु में पाए जाने वाला कोलेस्टेरॉल, पौधे में पाए जाने वाला एर्गोस्टेरॉल, जंतुओं के लिंग हार्मोन में उपस्थित स्टेरॉइड्स,
व्युत्पन्न लिपिड है। ठीक है, लिपिड का कार्य क्या है? लिपिड का कार्य हो जाएगा जंतु इस ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करता है। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। जंतु में कई प्रकार के विटामिन तथा हार्मोन्स बनाने हेतु लिपिड की आवश्यकता होती है। इसका इस्तेमाल परीक्षक तथा रोशनी उत्पन्न करने में किया जाता है। लिपिड भोजन में अच्छे स्वाद और गंध उत्पन्न कर सकता है। कोशिका झिल्ली बनाने के लिए लिपिड एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, अब हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसकी थोड़ी मात्रा मानव एवं जंतु के अच्छे स्वास्थ्य तथा वृद्धि हेतु अनिवार्य होता है। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में नहीं बनता है, परंतु पौधा में इसका निर्माण हो सकता है। यही कारण है कि पौधे का उत्पाद विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। मनुष्य के शरीर में विटामिन निर्मित नहीं हो सकते, परंतु 2 विटामिन ए और के संश्लेषण मनुष्य के शरीर में हो सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे क्या? मनुष्य के शरीर में विटामिन निर्मित नहीं हो सकता, परंतु 2 विटामिन है ए और के, यह संश्लेषण मनुष्य के शरीर में हो सकता है। ठीक है, शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन से, जबकि विटामिन के का संश्लेषण शरीर के आहार नाल में उपस्थित जीवाणु के माध्यम से होता है। विटामिन की थोड़ी मात्रा मनुष्य का जंतु के लिए अनिवार्य है। इसी कमी से शारीरिक तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कई रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि कमी वाले विटामिन को लेने से विटामिन का अभाव में विटामिन की थोड़ी मात्रा मनुष्य का जंतु के लिए अनिवार्य है। इस कमी से शारीरिक तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कई रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि कमी वाले विटामिन को लेने से विटामिन के अभाव में होने वाले रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, शरीर में होने वाले विटामिन की कमी को विटामिनेसिस कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में होने वाले विटामिन की कमी से उस रोग को क्या कहते हैं? हाइपोविटामिनोसिस कहा जाता है। ठीक है, विटामिन के 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक वसा में और एक जल में। ठीक है, ये एक सिंपल, इसको आप बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन ए है, डी है, के है और ई है। ये सब क्या है? वसा में। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या है? C20 और H30 और O। रासायनिक सूत्र क्या है विटामिन ए का? C20, H30 और O। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या है? गाजर, फल, सब्जी, मछली और अंडा। इसके कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक्सोफाइथिलमिलिया और फाइब्रोनोडायर्मिया और नाइट ब्राइटनेस। ठीक है, जो रात में दिखाई नहीं देता। ठीक है, और वीकनेस, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक सूत्र क्या है? C28, H44 और O। इसका रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफ्लोर। यह स्रोत, यह कार्ड का यकृत या अनपृत या मक्खन, मलाई, घी, सूर्य का प्रकाश, ये सब यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके कमी से रिकेटस जो बच्चों में होता है। ठीक है, और जो वैक्स में जो होता है अस्ट्रोलोमोलिका, ये वैक्स में होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस और वीकनेस, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। अब क्या है? रिकेटस तथा ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, रिकेटस तथा ऑस्टियोमेलेशिया रोग में हड्डी कमजोर हो जाती है तथा उसका क्षय होने लगता है। सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश जब सीधे कांच या अन्य पदार्थों में छनते हुए नहीं त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा में उपस्थित लिपिड इग्रोस्टेरॉल विटामिन डी से परिवर्तित होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करते हैं।
इस कारण इसे कभी कभी हार्मोन भी कहा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी शरीर के लिए विषाक्तता होता है। यह किडनी के ऊपर जमा होकर उसे क्षतिग्रस्त कर देता है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? C70H46 और O2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम नेफेथिलियास। इसका स्रोत पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, दूध आदि। विटामिन के को हीमोरोजिक विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से रक्तस्राव की अधिक संभावना रहती है। विटामिन ई, इसका रासायनिक सूत्र C30H46O2। रासायनिक नाम टेकोफेरोल। इसका स्रोत सोयाबीन, सलाद की पत्तियां और पौधे की बीज, दूध, मांस आदि। इसकी कमी से वजन क्षमता में कमी आ जाती है। जल में घुलनशील विटामिन दो ही हैं, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन हमारे शरीर में संचित नहीं हो सकता क्योंकि यह जल में घुल जाते हैं तथा मूत्र के माध्यम से यह बाहर निकल जाता है। विटामिन बी 12 प्रकार के होते हैं। B1 देखेंगे, इसका रासायनिक सूत्र C20H40 और OH। इसका रासायनिक नाम थायमिन। इसका स्रोत चावल, अंडा, बादाम, आलू, सब्जी। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इस रोग में भूख कम लगता है तथा शरीर की वृद्धि रुक जाती है। अब विटामिन B2 देखेंगे, इसका रासायनिक सूत्र H20 और N4 और O6। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत क्या है? हल्दी, सब्जी, अंडा, दूध आदि। इस विटामिन की कमी से नेत्र संबंधी रोग फोटोफोबिया हो जाता है, जिससे कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अब है विटामिन B3। विटामिन B3, इसका रासायनिक सूत्र है C6H5O2 और N। इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड या नियोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निकोटिनेमाइड या नियोसिन कहते हैं। ठीक है, इसका स्रोत मांस, यकृत, अंडा, दूध, ईस्ट, मछली या हरे मटर। ठीक है, इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग जो है प्लेगरा तथा अनिद्रा की समस्या आ जाती। अब क्या है? B5, विटामिन B5। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C90H70 और O5 और N। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथैनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथैनिक अम्ल। इसका स्रोत हो जाएगा दूध, यकृत, टमाटर, गोभी, आलू। इस विटामिन की कमी से चर्म रोग तथा बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, तो ये आलू, दूध, यकृत, मटर, गोभी ये खाना जरूरी है। ठीक है, यदि जिसके बाल वाइट हो रहे हैं। अब क्या है? विटामिन B6। विटामिन B6 का सूत्र C8H12O3 और N। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडीऑक्सिन। क्या है? पायरिडीऑक्सिन। यह विटामिन एमिनो अम्ल के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, चर्म रोग, रुधिर शून्यता या जिसे एनीमिया कहते हैं तथा फिलोसाइट की संख्या कम हो जाती। अब B7 क्या है? B7, इसका रासायनिक सूत्र C10H60O3 और N2S। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन। क्या है? बायोटिन। इसका स्रोत मांस, अंडा, दूध आदि। इस विटामिन को
एच भी कहा जाता है। इसका संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य के आंत में होता है। इसकी कमी से भूख नहीं लगता और पेशी में दर्द होता है। अब विटामिन B9 क्या है? विटामिन B9, इसका रासायनिक सूत्र C90, H90, O6 और N70। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉलिक पायरिडीऑक्सिन हो जाएगा। क्या है? विटामिन B9 का फॉलिक एसिड, ठीक है, यानी कि पैंथोनिक ये फॉलिक एसिड हो जाए। क्या है? फॉलिक एसिड। इसका स्रोत क्या है? सब्जी, फल, अंडा, सेम या ईस्ट। इसकी कमी से श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है और जिसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। अब क्या है? B12। क्या है? B12। इसका रासायनिक सूत्र होता है C63, H90, O40 और PCO। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकाबोलिमीन। क्या है? साइनोकाबालामीन, ठीक है। इसका स्रोत हो जाएगा दूध उत्पाद, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। यदि बी कॉम्प्लेक्स श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है तो कोबाल्ट में पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, रुधिर कमी होने की संभावना रहती है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन सी। बी और सी ही ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ठीक है। अब हम लोग सी देखेंगे इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H8 और O6। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्रोत नींबू, संतरा, टमाटर, सब्जी, ताजे मांस आदि। यह विटामिन दांत तथा हड्डी के समान रूप में कार्य करने के लिए तथा जीवाणुओं के शरीर की रक्षा के लिए जरूरी है। इसकी कमी से स्कर्वी तथा मेंटल डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। बस वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा। एंजाइम प्रोटीन से बने ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है। एंजाइम से प्रोटीन से बने ऐसे पदार्थ हैं जो जीवों में होने वाली सभी जैविक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण आदि को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इसके अभाव में शरीर के अंदर उपापचय की क्रिया सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाएगा। एंजाइम का निर्माण कोशिका द्रव में होता है। एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कुछ एंजाइम कोशिका के भीतर ही सक्रिय रहता है जिसे अंत एंजाइम इंडो एंजाइम कहते हैं, परंतु अधिकांश एंजाइम कोशिका द्रव में बनकर कोशिका के बाहर सक्रिय होते हैं जिसे बाह्य एंजाइम भी कहा जाता है। शरीर के कुछ न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए भी एंजाइम की तरह काम करते हैं। ऐसे एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं। एंजाइम का कार्य करने की क्षमता पीएच मान तापमान पर निर्भर करता है। हर एंजाइम अनुकूलम पीएच या अनुकूलतम तापमान पर सबसे अधिक तेजी से रासायनिक क्रिया को संपन्न करता है। पीएच तथा तापमान को घटाने या बढ़ाने से एंजाइम की कार्य क्षमता घट जाती है। अब खनिज यानी कि मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर में कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के अलावे अल्प मात्रा में लगभग 20 प्रकार के खनिज भी मौजूद है। वे खनिज अल्प मात्रा में ही सही, परंतु इनके बिना शरीर का सुचारू रूप से कार्य करना असंभव है। खनिज लवणों को शरीर का अल्प पोषक तत्व भी कहा जाता है। मानव शरीर की आवश्यकता के मुताबिक खनिज तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लघु तत्व तथा अल्प तत्व।
प्रमुख खनिज यानी कि लघु तत्व में कौन कौन आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो कैल्शियम, क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का स्रोत दूध हो जाएगा, पनीर, हरी सब्जी और फलियां, अनाज और अंडे और मछली। इसके महत्व: दांतों और हड्डियों की रचना, रुधिर, स्कंद, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य करते हैं और इसकी कमी से प्रभाव दांत एवं हड्डियों, दुर्बल शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। फास्फोरस दूध, मांस, अनाज, अंडे में पाए जाते हैं और दांत और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन यानी कि एटीपी और डीएनए और आरएनए का घटक है। दांत एवं हड्डियों कमजोर और शरीर की वृद्धि और कार्यकारिक अवरुद्ध होता है। गंधक: अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम, ब्रोकली, गोभी और शलजम कई अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक एवं कैरोटीन के संश्लेषण के लिए ये आवश्यक है। प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय का गड़बड़ियाँ इसके कारण। पोटेशियम क्या है? मांस, इसके स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जी और अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं एवं पेशियों की कायिक हृदय संपादन। इसके कमी के प्रभाव: निम्न रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता और अंगघात की आशंका। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का जो हो जाएगा स्रोत, ये खाने वाला नमक है और इसके महत्व है अम्ल क्षार संतुलन तथा जल में संतुलन, ठीक है। और इसके कमी के प्रभाव से क्या हो जाता है? भूख की कमी और पेशियों में ऐंठन और थकावट। अब सोडियम के बारे में देखेंगे। यह क्या है? खाने वाला नमक है, ठीक है। और यह इसके महत्व क्या है? अम्ल क्षार संतुलन तथा जल संतुलन में हृदय संबंध और इसके कमी से क्या होता है? निम्न रक्तचाप, ठीक है, भूख की कमी और पेशियों में ऐंठन और थकावट। अब मैग्नीशियम के बारे में देख लेंगे। इस मैग्नीशियम का स्रोत क्या है? दूध, साबुत यानी कि साबुत अनाज और मछली, मांस और हरी सब्जी। इसके महत्व है दांत एवं हड्डियों की रचना, तंत्रिका तंत्र की कायिका और इसकी कमी से होता है उपापचय अभिक्रियाओं की अनियमितता से विविध तंत्रों की कायिकी जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कायिक प्रभावित, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ये लास्ट ही हैं, वीडियो के अंत तक की जरूर बने रहिएगा, ठीक है। ये है अल्प खनिज। जो हम लोग लघु खनिज पढ़े थे, अब हम लोग अल्प खनिज के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन। आयोडीन के स्रोत हो जाएगा अंडे, दूध, अंडे, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। और इसके महत्व क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक और इसकी कमी से बुद्धिमत्ता, घिंगा रोग और मन शारीरिक और विकास। लौह, ठीक है, जिसे Fe भी कहते हैं। इसका स्रोत है मांस, जिगर, मछली, राजमा, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जी और सोयाबीन और पालक। इसके महत्व है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक और ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। इसके कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता, दुर्बलता और शरीर का सुरक्षा और तंत्र दुर्बल। अब क्या है? जिंक के स्रोत हम लोग पढ़ लेंगे। साबुत अनाज, दूध, मांस, अंडे, समुद्री भोजन और समान वृद्धि। इसके महत्व: समान वृद्धि, जननांगों के विकास, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण, घाव को भरने और प्रतिरोध का विकास। अवरुद्ध वृद्धि, खुरदरी, त्वचा जनन क्षमता का क्षय, भूख की कमी और दुर्बल सुरक्षा तंत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे तंबा के बारे में। तंबा का जो प्रमुख स्रोत जो है, ये मांस हो जाएगा, मेवे हो जाएगा, फलियां हो जाएगा, हरी सब्जी, समुद्री भोजन, अंडे, मछली, बीज और पोस्ता एवं सूरजमुखी। इसका महत्व क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का सघटक, लौह उपापचय, संयोजक ऊतकों और रुधिर वाहिनियों का विकास, त्वचा में मेलानिन पिगमेंट का निर्माण, रुधिर क्षीणता, संयोजी ऊतक और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता, बालों का रूखा पड़ना, ठीक है, ये तंबा के कारण होता है, ठीक, इसकी कमी से। अब हम लोग आगे देखेंगे मैग्नीज। क्या देखेंगे?
मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, ये इसके स्रोत जो हो जाएंगे मेवा, साबुत अनाज, हरी सब्जी और चाय, फल, अनानास और बीन्स। इसके महत्व क्या है, यूरिया संश्लेषण तथा फास्फेट समूह के स्थानांतरण के संबंधित अभिक्रियाओं के कुछ एंजाइम का संघटक तत्व, घावों को भरना और अस्थियों का विकास। अब हम लोग देखेंगे इसके कमी का प्रभाव, उपास्थि, अस्थि तथा संयोजी ऊतक में वृद्धि की अनियमितता। अब हम लोग देखेंगे कोबाल्ट के बारे में देखेंगे। कोबाल्ट दूध, पनीर, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, यकृत या आयुष्ट, ये इसके स्रोत है। और इसके महत्व क्या है, विटामिन B12 का महत्व घटक, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना और इसकी कमी से रुधिर क्षीणता, एनीमिया जिसे कहते हैं, ठीक है, और मस्तिष्क संबंधित विकार। अब हम लोग आगे सोली नियम के बारे में देखेंगे। अब बस लास्ट है सोली नियम। इसके स्रोत हो जाएंगे मांस, अनाज, मछली, अंडे, समुद्री भोजन और मेवे। और महत्व इसके हो जाएंगे कई एंजाइम का घटक, विटामिन ई का सहायक, संयोजक ऊतक के लॉन्च के लिए आवश्यक, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु जरूरी। और इसके कमी के प्रभाव से हो जाएगा पेशिया का पीड़ा और हृदय पेशी क्षय रोग। अब हम लोग क्रोमियम के देख लेंगे। क्रोमियम के स्रोत हो जाएंगे ईस्ट, समुद्री भोजन, कुछ सब्जियां, मांस और यकृत, मेवे, साबुत अनाज। और इसके महत्व देखेंगे ग्लूकोज तथा अपचय, उपापचय में महत्वपूर्ण, इंसुलिन के समान कार्य हेतु जरूरी, ठीक है। अब हम लोग कमी के प्रभाव से देखेंगे ग्लूकोज, उपापचय तथा ऊर्जा महत्व की गड़बड़ियाँ। अब हम लोग मॉलिबेडेनम के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, मॉलिबेडेनम के बारे में देखेंगे। इसके स्रोत देखेंगे अनाज, फलियां, कुछ सब्जियां, दूध और मेवा। इसके महत्व देखेंगे कुछ एंजाइम का सघटक एवं उन्हें सक्रिय करना। और इसके कमी से देखेंगे नाइट्रोजनिया, अपजात पदार्थों का उत्सर्जन से अनियमितता। अब हम लोग फ्लोरीन के बारे में देखेंगे। इसके स्रोत हो जाएंगे फ्लूरिडेटेड जल, पेयजल, चाय, समुद्री भोजन और समुद्री मछली। इसके महत्व देखेंगे हड्डियों तथा दांतों की सुरक्षा। और इसके कमी के प्रभाव देखेंगे दांत की दुर्बलता और अधिकता में फ्लोरिस। इस प्रकार हम लोग का चैप्टर नंबर 7 भी समाप्त हुआ। तो आप लोग वैसे विद्यार्थी में गिनती आते हैं, ठीक है, जिसका क्या कहते हैं रिजल्ट होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो के लास्ट तक के बने रहे। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर करें। अप्रॉक्स 1 घंटा के आसपास का ये वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो एक लाइक करके एक मोटिवेट करें। और जो भी स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस सब पे ये शेयर करें। और वैसे दोस्तों को शेयर बिल्कुल करें जिस कंपटीशन का आप तैयारी करते हो, उसी कंपटीशन का आपका दोस्त तैयारी करता है, तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।